नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम बात कर रहे हैं H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की। ये इस वक्त भारत में काफ़ी फैला हुआ है। हमारे पास एक डिटेल्ड एक्सपर्ट रिपोर्ट है 2025-26 की, जो बता रही है कि ये कैसे फैल रहा है, क्या खतरे हैं और हम बच कैसे सकते हैं। तो आज का मिशन है इस रिपोर्ट से H3N2 की खास बातें समझना। ये वायरस क्या है, भारत में इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है, क्या ये वाकई इतना खतरनाक है जैसे वो 1918 का स्पेनिश फ्लू था, और आने वाले फेस्टिवल्स में क्या ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये H3N2 है क्या? ये इन्फ्लुएंजा ए की ये किस्म है, एक सब टाइप। सही सुना है। इसका लिंक 1968 वाले हांगकांग फ्लू से भी है, और ये जो नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है उससे कितना अलग है। हाँ बिल्कुल सही, H3N2 इन्फ्लुएंजा ए का ही सब टाइप है, और हाँ ये 1968 वाले हांगकांग फ्लू स्ट्रेन का ही कह सकते वंशज है। आम सर्दी से देखिए फर्क है इसकी सीरियसनेस और ड्यूरेशन में। H3N2 में अक्सर बुखार तेज होता है, बदन दर्द भी काफी ज्यादा, थकान महसूस होती है, और खांसी वो लगातार बनी रहती है, कभी कभी तो हफ्ते भर से ज्यादा भी। हफ्ते भर? ओहो, ये तो काफी आम सर्दी से काफी अलग और सीरियस लगता है। हाँ, आम सर्दी इतनी परेशान नहीं करती, और बच्चों में उल्टी दस्त जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। अच्छा, तो फिर क्या कुछ खास लोगों को इससे ज्यादा खतरा होता है? हाँ बिल्कुल, इसमें 5 साल से छोटे बच्चे हैं, 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं, और वो लोग जिन्हें पहले से कोई हेल्थ प्रॉब्लम है जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज या किडनी की दिक्कत, उन्हें ज्यादा रिस्क है। इनमें किडनी डैमेज का भी खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। और एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर बुखार 3 दिन से ज्यादा टिक जाए या सांस लेने में तकलीफ हो तो फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये तो हो गई वायरस की बात, और किससे ज्यादा खतरा है। अब जरा भारत में जो स्थिति है उस पर आते हैं। ICMR के 2025 के आंकड़े क्या बता रहे हैं? आंकड़े दिखा रहे हैं कि जुलाई से सितंबर के बीच केसेस और खासकर पॉजिटिविटी रेट, मतलब जितने टेस्ट हुए उनमें से कितने पॉजिटिव निकले, वो दर तेजी से बढ़ी। ये करीब 0.7% से बढ़कर 3.6% तक पहुंच गई। 0.7 से 3.6, काफी बड़ा जंप है। हाँ, अब देखिए सितंबर में रिपोर्टेड केस शायद 70 एक ही थे पीक पर ये नंबर पूरी कहानी नहीं है। एक सर्वे में पता चला कि करीब 59% घरों में कम से कम एक मेंबर को ये हुआ, और दिल्ली NCR जैसे एरिया में फ्लू जैसे लक्षणों के लिए OPD विजिट्स डबल हो गई। डबल? हाँ, तो ये साफ है कि कम्युनिटी में स्प्रेड इससे कहीं ज्यादा है। रिपोर्टेड केस तो बस जिसे कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग। अच्छा, टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब असल फैलाव कहीं ज्यादा है। ये तो वाकई चिंता की बात है। पर सवाल ये है कि ये भारत में इतनी तेजी से फैल क्यों रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, एक तो मौसम, ठंडा मौसम वायरस को मदद करता है। फिर तापमान में जो अचानक बदलाव होते हैं वो भी एक फैक्टर है। मुमकिन है कि लोगों में पहले इस स्ट्रेन का एक्सपोजर कम रहा हो, तो इम्यूनिटी कम है। फ्लू वैक्सीन लगवाने की दरें भी हमारे यहाँ कम है, और साफ सफाई की आदतें जैसे खांसते छींकते वक्त मुंह ना ढकना या हाथ ना धोना बार बार, ये सब भी इसे फैलाते हैं। ये सब वजह मिलकर इसे तेजी दे रही हैं। अच्छा, इस बढ़ते फैलाव को देखकर एक सवाल मन में आता है, डर भी लगता है थोड़ा। क्या ये वायरस म्यूटेट होकर, मतलब रूप बदलकर 1918 के स्पेनिश फ्लू जैसा भयानक बन सकता है? देखिए, इन्फ्लुएंजा वायरस बदलते तो रहते हैं, इसे एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं, मतलब छोटे धीरे धीरे होने वाले बदलाव। इसीलिए तो हर साल फ्लू शॉट की जरूरत पड़ती है ना? हाँ। कभी कभी एक बड़ा अचानक चेंज आता है, उसे एंटीजेनिक शिफ्ट कहते हैं। उससे पैंडेमिक फैल सकता है, जैसे 1918 में हुआ या 2009 में H1N1 के साथ। लेकिन अभी जो H3N2 फैल रहा है वो ड्रिफ्ट का नतीजा है। ये 1968 वाले स्ट्रेन का ही एक बदला हुआ रूप है, कोई बिल्कुल नया वायरस नहीं है। तो मतलब ये 1918 जैसा खतरनाक नहीं है, उसकी तुलना में कहाँ खड़ा है? क्योंकि स्पेनिश फ्लू तो बहुत ही घातक था। हाँ, स्पेनिश फ्लू H1N1 1918 की डेथ रेट दुनिया भर में करीब 2.5% से 5% थी, बहुत ज्यादा थी वो। हांगकांग फ्लू H3N2 1968 की डेथ रेट करीब 0.2% थी, और जो अभी मौसमी H3N2 है उसकी मृत्यु दर आमतौर पर 0.1% से भी कम रहती है। 0.1% से कम तो काफी कम है स्पेनिश फ्लू के मुकाबले। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये खतरनाक नहीं। कमजोर लोगों के लिए, खासकर बुजुर्गों के लिए ये सीरियस हो सकता है।
2017-18 में अमेरिका में देखा गया कि 75 प्लस उम्र के लोगों में H3N2 से हॉस्पिटलाइजेशन रेट H1N1 से भी ज्यादा था। तो ये 1918 जैसा महाविनाशकारी पैंडेमिक नहीं है, पर इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये हमारे हेल्थ सिस्टम पर और वल्नरेबल लोगों पर हर साल एक बोझ डालता है। ये हेल्थ सिस्टम पर बोझ वाली बात सर्दियों और आने वाले त्योहारों जैसे दिवाली के टाइम में और भी जरूरी हो जाती है ना? ये मौसम और भीड़ भाड़ कैसे असर डालते हैं? बिल्कुल, ठंडा मौसम वायरस को सरवाइव करने में, फैलने में मदद करता है। लोग बंद जगहों पर ज्यादा रहते हैं जहां वेंटिलेशन कम हो सकता है। और दिवाली जैसे त्योहारों पर जब परिवार मिलते हैं, मार्केट में भीड़ होती है, लोग ट्रैवल करते हैं, ये सब वायरस फैलने के लिए एकदम कह सकते हैं सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बन जाते हैं। सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, हाँ समझ गया। मास्क का इस्तेमाल कम हो जाता है, लोग करीब आते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है। और वो जो एक आम बात सोचते हैं लोग कि त्योहारों पर ठंडा पी लिया या मिठाई ज्यादा खा ली तो बीमार पड़ जाएंगे, क्या H3N2 के लिहाज से इसमें कोई दम है? सीधे तौर पर तो नहीं। मतलब इन्फ्लुएंजा खाने पीने से नहीं फैलता, ये फैलता है सांस की बूंदों से, ड्रॉपलेट्स से। असली रिस्क उन सिचुएशंस में है जहां ये खाया पिया जाता है, मतलब क्लोज कांटेक्ट, भीड़ और शायद साफ सफाई पर उतना ध्यान ना देना। अच्छा, तो असली खतरा वो क्लोज कांटेक्ट और हवाई है। तो इससे बचने के और अगर हो जाए तो संभालने के सबसे अच्छे तरीके क्या हैं? देखिए, बचाव के लिए सबसे जरूरी है बेसिक हाइजीन। हाथ धोना रेगुलरली, कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से। खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को टिश्यू से या कोहनी से ढकना। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। भीड़ वाली जगहों पर या बंद कमरों में जहां हवा ठीक से ना आती जाती हो, वहां मास्क पहनना एक अच्छा आइडिया है। और जो लोग बीमार हैं उनसे थोड़ी दूरी रखना। और अगर हो जाए इन्फेक्शन तो इलाज ज्यादातर सिम्टम्स को मैनेज करने का है। आराम करें, लिक्विड्स खूब पिएं और बुखार दर्द के लिए पैरासिटामोल ले सकते हैं। एंटीवायरल दवाएं हैं, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए, अपने आप नहीं। और एंटीबायोटिक्स का क्या? अक्सर लोग जुकाम होते ही ले लेते हैं, यहाँ क्या रोल है उनका? ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। H3N2 एक वायरस है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पर काम करती हैं, वायरस पर उनका कोई असर नहीं। बिल्कुल नहीं। बेवजह एंटीबायोटिक्स लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता है, जो आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंटीबायोटिक्स तभी लें जब डॉक्टर कहे कि कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, और वैक्सीनेशन, फ्लू वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है? सालाना फ्लू वैक्सीन जिसमें मौजूदा H3N2 स्ट्रेन शामिल हो, वो बचाव का सबसे इफेक्टिव तरीका है, खासकर हाई रिस्क ग्रुप्स के लिए। वैक्सीन लगवाने से इन्फेक्शन का खतरा कम होता है और अगर हो भी जाए तो बीमारी की गंभीरता और हॉस्पिटल जाने का रिस्क काफी कम हो जाता है। तो कुल मिला के इस डीप डाइव से जो मुख्य बातें निकली वो ये हैं कि H3N2 इन्फ्लुएंजा भारत में फैला हुआ है और सर्दियों और त्योहारों में रिस्क बढ़ सकता है। हाँ, और याद रखने वाली बात यह है कि ये 1918 जैसा कोई सुपर पैंडेमिक नहीं है, लेकिन कमजोर लोगों के लिए सीरियस हो सकता है और हमारे हेल्थ सिस्टम पर प्रेशर डालता है। इसलिए प्रिवेंशन जरूरी है। वैक्सीन, साफ सफाई, भीड़ में मास्क और एंटीबायोटिक्स का गैर जरूरी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं। और लक्षण गंभीर हो या बुखार 3 दिन से ज्यादा रहे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बिल्कुल। और आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। जिस तरह ये मौसमी वायरस हमारे हेल्थ सिस्टम को टेस्ट करता है, ये हमें भविष्य की हेल्थ चुनौतियों के लिए हमारी तैयारियों के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है, खासकर बदलते माहौल और हमारे मिलने जुलने के तरीकों के संदर्भ में।